जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट के एक महत्वपूर्ण बिंदु इंटरपर्सनल स्किल के डे 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा था कि नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता तथा संपर्क भूमिका, 3 अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं हैं। मतलब ये जो नाम मात्र का अध्यक्ष है, नेता है और संपर्क भूमिका, ये इंटरपर्सनल भूमिका है। ये चीज़ें हम लोगों ने पीछे देखा था। जबकि जो मालिक मतलब बॉस होता है, ये अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं होता है। तो आगे यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिया है तदनुभूति परक श्रवण, मतलब इम्फेटिक लिसनिंग जो है की विशेषता में श्रोता द्वारा वक्ता के स्थिति में स्वयं को समझकर वैसा ही अनुभव करना, वक्ता के मनोभाव को समझने के लिए उसके शब्दों के साथ उसकी देह भाषा का प्रेक्षण करना तथा संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। देखिए, जो इम्फेटिक लिसनिंग होता है, इसमें जो लिसनर होता है ये क्या करता है, खुद को स्पीकर की जगह पर एज्यूम करता है। मतलब मान लेता है कि जो आदमी बोल रहा है उसकी जगह वो खुद है। उसके मनोभाव को समझने का प्रयास करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है उसे समझने का प्रयास करता है और ध्यान केंद्रित करता है कि चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। परंतु इसमें वक्ता की बातों का मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकन परक होना शामिल नहीं है, लेकिन उसका जजमेंट मतलब जो मूल्यांकन है ये शामिल नहीं होता है। आगे दिया सम्मिलित होने की आवश्यकता, दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। मतलब अगर ये बताया जा रहा है कि नीड ऑफ इंक्लूजन जो है ये दूसरों के साथ जुड़ने की आवश्यकता से संबंधित है। यह दूसरों के द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत करने तथा सामाजिक समूह का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। आगे दिया दोस्तों, वित्तीय व्यवस्था में प्रवीणता से आशय एक अच्छे व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन से है, ताकि वित्तीय व्यवस्था से दूसरे व्यय को प्रबंधन किया जा सके, चाहे वह परिवार से संबंधित हो या किसी दूसरे व्यय से। तो वित्तीय व्यवस्था में प्रवीणता, इसका तात्पर्य ये होता है कि वित्तीय प्रबंधन आपका बेहतर होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था उत्पादन से हस्तांतरित होकर सेवानुकूलित हो गई है। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये उत्पादन से हस्तांतरित हुई है और सेवानुकूलित हो गई है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने से प्रबंधन समानुक्रम मतलब असेंबली लाइन जो है में वस्तुओं और सामान की अपेक्षा व्यक्तियों के साथ कार्य करने की आवश्यकता महसूस होती है। अतः भविष्य में व्यवहार का गुण कार्य क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब देखिए, जो इंटरपर्सनल स्किल है ये कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार का संभावित परिणाम यह हो सकता है कि श्रोता संदेश से पूर्णतः सहमत हो या असहमत हो, या आंशिक रूप से सहमत अथवा असहमत हो, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता है कि श्रोता संदेश से न तो सहमत हो और न ही असहमत हो। देखिए, जो अंतर्वैयक्तिक संचार मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, संचार है, इसका परिणाम ये होगा कि श्रोता या तो पूर्णतः सहमत हो जाएगा या तो पूर्णतः असहमत हो जाएगा, या तो आंशिक रूप से सहमत है और आंशिक रूप से असहमत है। ये सब हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि श्रोता ये भी बताए कि वो सहमत नहीं भी है और असहमत भी है ना। मतलब दोनों चीज़ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। प्राधिकार शब्द का प्रयोग राज्य द्वारा
दी गई शक्ति के अर्थ में सरकार, न्यायाधीश, पुलिस, अधिकारियों आदि के लिए होता है। मतलब जो प्राधिकार शब्द है, ये प्राधिकार शब्द क्या है कि राज्य के द्वारा प्रदान की गई शक्ति को प्राधिकार कहते हैं। ये न्यायाधीश को मिलती है, पुलिस को मिलती है, ये सब मिलता है ना। इस शक्ति के अंतर्गत निर्धारण शक्ति, निर्णय देने की शक्ति, क्षेत्राधिकार शक्ति, नियंत्रित करने की शक्ति, आदेश देने की शक्ति आती है। प्राधिकार को सूचित करने की शक्ति तथा संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार स्वरूप को प्रभावित करने की शक्ति, इस शक्ति के अंतर्गत अधीनस्थों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने की शक्ति नहीं आती, क्योंकि कोई भी संगठन कर्मचारियों के संगठन के बाहर के आचरण को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं रखता है। देखिए, मूल रूप से ये बताया जा रहा है कि जो प्राधिकार शब्द है, इसका मतलब है कि राज्य के द्वारा विशेष अधिकारियों को दी गई शक्ति है। अलग अलग प्रकार की शक्ति, जैसे निर्धारण करना, निर्णय देना, क्षेत्राधिकार सीमित करना, ये नियंत्रित करना, आदेश देना, ये सब चीज़ें शामिल है। लेकिन ऐसा कहा जाए कि किसी व्यक्ति के बाहर के आचरण को नियंत्रित किया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आगे यहाँ पर दिया है कि संगठन में संचार के 3 पहलू होते हैं। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि संगठन में, मतलब जो कम्युनिटी होती है, ग्रुप होता है, उसमें संचार के कितने पहलू हैं? तो 3 पहलू हैं। पहला है आंतरिक संचार, बाह्य संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया आंतरिक संचार, फिर बाह्य संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। अब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया। आंतरिक संचार क्या है? ऊपर की और नीचे की ओर और आर पार होता है। जैसे अंतः संबंधित गतिविधियों का संग्रह, जो संगठन के रैंक के अंदर की जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। मतलब ये आंतरिक संचार ऊपर की ओर हो सकता है, नीचे की ओर हो सकता है, मतलब क्रम के हिसाब से, जैसे नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है, ये हो सकते हैं, या ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हो सकता है ना। ये इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। बाह्य संचार का नाता संगठन और जनता के बीच के संबंध से। देखिए, बाह्य संचार का मतलब क्या है? संगठन और मतलब जो कम्युनिटी, जो ग्रुप है, और जो जनता है, इसके बीच के। अंतर्वैयक्तिक संचार का सरोकार कर्मचारियों के बीच के संबंधों से होता है ना। आगे दिया है, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से प्रभावपूर्ण संवाद के मद्देनजर जिन क्षमताओं की आवश्यकता होती है, उसे अंतर्वैयक्तिक कौशल की संज्ञा दी जाती है। देखिए, किसी अन्य व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह, है ना, इनसे प्रभावपूर्ण संवाद करना है, तो इसके लिए जिन क्षमताओं की आवश्यकता होती है, उसी को अंतर्वैयक्तिक कौशल, मतलब इंटरपर्सनल स्किल कहा जाता है। इसमें नेतृत्व, समस्या समाधान, संचार, श्रवण आदि कौशल शामिल होते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल में आप नेतृत्व के बारे में बात किया जाता है, समस्या समाधान की बात की जाती है, संचार, श्रवण, ये सब कौशल शामिल है। किसी भी संगठन में संघर्ष समाधान हेतु नेता को सभी संबंधित व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, चिंताओं और भावनात्मक अवस्थाओं को समझना चाहिए और उनके दृष्टिकोण से स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि प्रभावी नेता में तदनुभूति नामक अंतर्वैयक्तिक कौशल हो। देखिए, ये बताया जा रहा है कि किसी भी संगठन का अगर कोई लीडर है ना, तो उसमें भाई अन्य व्यक्तियों के विचारों को समझना, उनके भावनाओं को समझना, उनके दुख क्या है, उनकी चिंता क्या है, उनकी भावनात्मक अवस्था क्या है, इन सब को समझने का दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे दिया, संचार संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य करता है। गिलेट संचार को किसी प्रशासनिक संगठन के रुधिर प्रवाह के रूप में देखते हैं। देखिए, गिलेट क्या करते हैं? जो संचार है का जो प्रशासनिक संगठन है, इसे रुधिर प्रवाह के रूप में देखते हैं, जो संगठन के कार्यों को सुगम बनाते हैं। जब अधीनस्थ योग्य, सक्षम एवं सक्रिय हो तो टीम लीडर या दल के नेता को सहभागी प्रबंधन शैली का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जो अधीनस्थ है ना, ये योग्य है, सक्षम है और सक्रिय है, तो जो टीम का लीडर है या दल का नेता है, इसे सहभागी प्रबंधन शैली का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि भाई जो आपके अधीनस्थ, मतलब जो आपके जूनियर हैं, ये भी योग्य हैं, है ना, तो यहाँ पे उनकी भी सहभागिता लेनी चाहिए। यह प्रबंधन शैली निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान में अधीनस्थों की भागीदारी बढ़ाने पर बल देती है। क्योंकि जो सहभागी प्रबंधन है ना, इसमें क्या होता है, जो अधीनस्थ है, इनकी मतलब भागीदारी को बढ़ाने पर बल देगी। इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत दल के नेता द्वारा अधीनस्थ व्यक्तियों को भी कुछ प्राधिकार सौंपे जाते हैं। दल का नेता दल के सदस्यों के विचारों एवं सुझावों को सुनता है और उचित लगने पर अपने विचारों पर प्राथमिकता देता है। देखिए, दल का जो नेता होगा, ये अधीनस्थों के सुझावों को सुनेगा, उनके विचारों को सुनेगा, और अगर उचित लगा कि भाई आपकी बात सही है, तो अपने विचारों पर प्राथमिकता, मतलब अधीनस्थ के विचारों को मानेगा और अपने विचारों को पीछे रखेगा। इस प्रबंधन शैली के कारण अधीनस्थ उत्प्रेरित होते हैं और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। देखिए, जो सहभागी प्रबंधन है, इसके कारण क्या होगा, जो अधीनस्थ हैं ये उत्प्रेरित होते हैं, मतलब इनके अंदर काम करने की एक्साइटमेंट जगती है और इससे प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है।
जबकि मंत्रणात्मक नेतृत्व शैली के अंतर्गत दल का नेता अधीनस्थ के विचारों एवं सुझावों को सुनता है किंतु अंतिम निर्णय का अधिकार अपने पास रखता है। लेकिन देखिए इसके विपरीत जब मंत्रणात्मक नेतृत्व शैली की बात की जाएगी तो इसमें क्या होता है कि जो दल का नेता है ये सुनेगा सबका, लेकिन जो निर्णय करेगा ये अपने पास ही रखेगा और दल के सदस्यों को कोई प्राधिकार नहीं दिया जाता। इसी प्रकार परोपकारी नेतृत्व शैली में यद्यपि अधीनस्थों के विचारों एवं सुझावों को महत्व देती है, लेकिन निर्णय लेने की जो अंतिम अधिकार है दल के नेता के पास ही होते हैं। इसी प्रकार मतलब देखिए मंत्रणात्मक नेतृत्व शैली और परोपकारी नेतृत्व शैली इसमें भी यही होता है कि अधीनस्थों को सुना तो जाएगा, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा ये कौन देगा? जो नेता रहेगा वही देगा। संघर्ष एक निर्माणात्मक बल हो सकता है यद्यपि संघर्ष का प्रभावी प्रबंधन किया जाए। जो संघर्ष है निर्माणात्मक हो सकता है, लेकिन अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तब। वस्तुतः व्यक्ति या संगठन को संघर्ष के माध्यम से ही अपने कमजोर एवं मजबूत पक्षों का ज्ञान होता है। अतः यदि अपनी कमजोरियों को सुधारा जाए और अन्यों को की कमजोरियों का लाभ उठाया जाए तो संघर्ष एक निर्माणात्मक बल की भूमिका निभा सकता है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो संघर्ष है ये निर्माण भी कर सकता है। कैसे? अपनी जो कमी है इसमें सुधार कीजिए और बाकी दूसरों की कमी जो है उससे आप लाभ लीजिए। अब यहाँ पर दिया है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी और दूसरों की भावनाओं की पहचान एवं प्रबंधन करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत सामान्यतः 3 कौशल सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसके अंतर्गत 3 कौशल है। स्वयं, अपनी या अन्य की भावनाओं को पहचान कर उनके प्रति जागरूकता, इन भावनाओं का चिंतन एवं समस्या समाधान के क्षेत्र में प्रयोग, अपनी और दूसरों की भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता, ये 3 बिंदु है। संप्रेषण वह साधन है जिससे संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन है एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, तथ्य हो गया, सूचना है, विचार, विकल्प या निर्णय हो गया, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच इसका आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय का समझ होना आवश्यक है। तो संप्रेषण ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, ज्ञान सर में सभी लेटर्स को स्मॉल लिखना है और कोई भी स्पेस नहीं देना है, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए ताकि जो भी डिस्काउंट है आपको मिल सके। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते, यहाँ पे देखिए दिया है कि संचार प्रक्रिया में परस्पर एक दूसरे से संबंधित चरण होते हैं। देखिए संचार मतलब जो कम्युनिकेशन होता है इसमें एक दूसरे से संबंधित स्टेप है। पहले है प्रेषक, है ना, प्रेषक मतलब सेंडर जो संदेश को भेजता है, और प्राप्त करता है मतलब जो संदेश को प्राप्त करता है इसे ग्रहण करता है। किसी संचार में संदेश को भेजने योग्य बनाने के लिए सर्वप्रथम इसकी कूट लेखन मतलब इनकोडिंग किया जाता है। इसके बाद प्रेषक द्वारा संदेश को भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता संदेश को कूटानुवाद मतलब डिकोडिंग करता है और तथा इसका अभिप्राय समझ लेता है। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अतः संचार प्रक्रिया को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहले इनकोडिंग होगा मतलब आप क्या करेंगे, मैसेज को मतलब कोड करेंगे। फिर इसके बाद इसका ट्रांसमिशन मतलब संचारण होगा, फिर ये डिकोडिंग होगा और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगा। तो कोई भी मैसेज भेजना है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक सेंडर होगा, सेंडर इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग के बाद ये ट्रांसमिट किया जाएगा, फिर रिसीवर होगा, इसको डिकोड करेगा और अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें चलती हैं। ज़्यादा वैयक्तिक होना सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति दूसरे के गुणों और दोषों पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है और वास्तविक समस्या से ध्यान हटा लेता है। देखिए बताया जा रहा है कि ज़्यादा वैयक्तिक होना सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं होगा। संचार में निस्पंदन मतलब नोड के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण मतलब शॉर्ट सर्किटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि जो नोड है मतलब निस्पंदन है इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो मतलब इसको कम, इसका जो बुरा प्रभाव है कम करने के लिए क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किटिंग है ना, हिंदी या लघु परिधिकरण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बाधा उत्पन्न करने वाले निस्पंदन के सिरे को भूमि से 1 से 1.6 सेकंड समय अंतराल के लिए लघु परिपतित कराने पर प्रभावित करने वाली लाइनें नेटवर्क से अलग हो जाती है। आगे दिया संचार मतलब कम्युनिकेशन।
सदस्यों के व्यवहार को विविध तरीकों से नियंत्रित करता है। संगठनों में कुछ औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम होते हैं जिन्हें कर्मियों को पालन करना पड़ता है। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है ये बताया जा रहा है कि जो संगठन है इसके औपचारिक दिशा निर्देश और कुछ क्रम होते हैं जिन्हें एम्प्लॉइज़ को फॉलो करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मी को नौकरी से संबंधित कोई तकलीफ या परेशानी प्रेषित करनी है तो उसे बने हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप चलते हुए सर्वप्रथम अपने निकटतम उच्च अधिकारी को अपनी बात लिखित या मौखिक रूप से कहनी पड़ेगी। इसी प्रकार कंपनी के नियमों एवं नीतियों का अनुसरण संचार के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण है। देखिए मौखिक संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन है ये ओरल हो रहा है, अब आपकी श्रवण शक्ति मतलब लिसनिंग पावर खराब है तो फिर भाई एक बाधा होगी। मौखिक संप्रेषण के 3 पहलू वार्तालाप, श्रवण और भावभंगिमा। वार्तालाप मतलब बातचीत, श्रवण मतलब इसे सुनेंगे और भावभंगिमा मतलब जो आपके एक्सप्रेशन होंगे। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब जो बोलने वाला है जितनी सरल भाषा का प्रयोग किया करेगा उतना ही बेहतर चीज़ों को समझने में मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आगे दिया लघु समूह संप्रेषण में नेतृत्व भूमिका की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। देखिए आगे दिया है लघु समूह संप्रेषण में व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट कार्य निर्देश दे सकते हैं तथा किसी संवाद को प्रारंभ करके समूह के सदस्यों के साथ वार्तालाप प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार हुए परस्पर संवाद तथा वार्तालाप के निष्कर्ष समूह के संचालनकर्ता के निर्णय में सहायता होती है। निर्णयकर्ता बनकर व्यक्ति नेतृत्व की भूमिका में आ जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। अब टेलीफोन द्वारा संप्रेषण इसको हम लोग कल की क्लास से डिस्कशन करना चालू करेंगे। तो ये क्लास रही, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप CSAT को कंप्लीट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो CSAT प्रिपरेशन की इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।